सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां मिडिल ईस्ट का नक्शा आज जैसा नहीं था, जहां एक नया देश बनने वाला था और जहां से एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जो आने वाले दशकों में पूरी दुनिया की राजनीति को बदल देगी। ये कहानी है इजराइल और ईरान की, दो देशों की जो कभी दोस्त थे फिर दुश्मन बने और आज एक ऐसे टकराव में खड़े हैं जहां हर पल हालात और खतरनाक होते जा रहे हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि इजराइल बना कैसे, क्योंकि यहीं से आगे की पूरी कहानी जुड़ी हुई है। हजारों साल पहले ये क्षेत्र जिसे आज हम पैलेस्टाइन या इजराइल कहते हैं, जेब्स का ऐतिहासिक होमलैंड माना जाता था। लेकिन समय के साथ अलग अलग साम्राज्य आए, बेबीलोनियन, रोमन और जेब्स धीरे धीरे इस क्षेत्र से बाहर होते गए। रोमन पीरियड के दौरान बड़ी संख्या में जेब्स को यहाँ से निकाल दिया गया और वे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। इसे जेबिस डिस्पोरा कहा जाता है। सदियों तक वे यूरोप, रूस और दूसरे क्षेत्रों में अल्पसंख्यक के रूप में डटे रहे। यहाँ उन्हें बार बार भेदभाव, हिंसा का सामना करना पड़ता था। 19वीं सदी के अंत तक ये सवाल गंभीर हो चुका था, क्या जेब्स कभी सुरक्षित रह पाएंगे। इसी से जन्म हुआ जियोनिज्म नाम के मूवमेंट का, जिसका मकसद था जेब्स के लिए एक अलग होमलैंड बनाना। इस मूवमेंट को संगठित रूप दिया थियोडर हर्जल ने, जिन्होंने साफ कहा कि बिना अपने देश के जेब्स कभी सुरक्षित नहीं हो सकते। उस समय पैलेस्टाइन पर ओटोमन एम्पायर का शासन था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ओटोमन एम्पायर टूट गया और ये इलाका ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया। 1917 में ब्रिटेन ने बेलाफोर डिक्लेरेशन जारी किया, जिसमें कहा गया कि पैलेस्टाइन में जेब्स के लिए एक नेशनल होम बनाने का समर्थन करता है, लेकिन साथ ही वहां रहने वाले नॉन जेबिस कम्युनिटीज के अधिकारों की भी बात की गई। यही वह मूवमेंट था जहां से कॉन्फ्लिक्ट की नींव पड़ी, क्योंकि एक ही जमीन पर दो दावेदार खड़े हो गए। इसके बाद दुनिया भर से जेब्स पैलेस्टाइन आने लगे। इसे अलिया कहा गया। उन्होंने जमीन खरीदी, घर बनाए, इंस्टीट्यूशंस खड़े किए, लेकिन इससे वहां पहले से रह रहे अरब लोगों को लगा कि उनकी जमीन और पहचान खतरे में है। 1920 से 1940 के बीच कई बार हिंसा हुई, राइट्स हुए, फिर आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके साथ एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। हॉलोकॉस्ट, नाजी जर्मनी के शासन में लगभग 60 लाख जेब्स की हत्या कर दी गई। इस ट्रेजेडी ने ग्लोबल ओपिनियन को बदल दिया। अब दुनिया भर में यह मांग उठी कि जेब्स को एक सुरक्षित होमलैंड मिलना ही चाहिए। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक प्लान पेश किया, पैलेस्टाइन को दो हिस्सों में बांटने का, एक जेबिस स्टेट और एक अरब स्टेट, जबकि जेरूसलाम को इंटरनेशनल कंट्रोल में रखने की बात कही गई। जेबिस लीडरशिप ने इस प्लान को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब देशों और पैलेस्टाइन लीडर्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी जमीन उनसे छीनी जा रही है। और फिर आता है 14 मई 1948, जब डेविड बेन गुरियन ने इजराइल को एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर दिया। लेकिन इसके अगले ही दिन युद्ध शुरू हो गया। इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, ईरान जैसे अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। ये पहला अरब इजरायली वॉर था। इजराइल ने इस युद्ध में खुद को बचा लिया और अपनी टेरिटरी को यूएन प्लान से भी ज्यादा बड़ा कर लिया। लेकिन इस जीत की एक भारी कीमत भी थी। लाखों फिलिस्तीनी अपने घरों से विस्थापित हो गए। इसे नकाबा कहा जाता है, एक ऐसी त्रासदी जिसका असर आज तक जारी है। अब तक हमने समझा कि इजराइल कैसे बना, लेकिन इस कहानी का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ईरान, क्योंकि बिना ईरान को समझे ये पूरी दुश्मनी अधूरी रह जाएगी। ईरान कोई नया देश नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। आज जैसे हम ईरान कहते हैं, उसे पहले पेरेसिया कहा जाता था। यह नाम बाहर की दुनिया ने दिया था, लेकिन यहाँ के लोग खुद अपने देश को ईरान यानी लैंड ऑफ आर्यंस कहते हैं। पेरेसिया ईरान, अगर हम इसकी जड़ में जाएं तो ईरान की कहानी हजारों साल पुरानी है। यहाँ लगभग 7000 साल से सभ्यताएं विकसित हो रही हैं। धीरे धीरे यहाँ कई बड़े साम्राज्य बने, जिनमें सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली अकमेनिड एम्पायर, जिसकी स्थापना लगभग 550 बीसी में साइरस द ग्रेट ने की थी। उस समय दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर बन गया था, जो यूरोप से लेकर भारत तक फैला हुआ था। इसके बाद पर्थियन और सेसेनियन जैसे साम्राज्य आए। ये क्षेत्र लगातार एक पावरफुल सिविलाइजेशन बना रहा, लेकिन 7वीं सदी में एक बड़ा बदलाव आया। अरब मुस्लिम आर्मीज ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और यहाँ इस्लाम फैल गया। यहीं से ईरान की कल्चरल आइडेंटिटी में एक बड़ा बदलाव आया। जहाँ पहले एक पेरेसियन एम्पायर था, वहीं अब एक इस्लामिक सोसाइटी बन गया। समय के साथ कई राजवंश आए और गए, लेकिन मॉडर्न ईरान की नींव 20वीं सदी में रखी गई। 1935 में शाह रजा पल्लवी ने दुनिया से कहा कि अब पेरेसिया नहीं बल्कि ईरान नाम इस्तेमाल किया जाए, ताकि देश की असली पहचान सामने आए।
इसके बाद ईरान एक मॉडर्न नेशन बनता है, लेकिन एक बहुत खास बात के साथ। यह मोनार्की यानी शाह का शासन था, जो वेस्टर्न देशों खासकर यूनाइटेड स्टेट्स के काफी करीब था। यही वह दौर था जब ईरान और इजराइल के बीच दोस्ती बनी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को बदलने वाला था। 1979 की रिवॉल्यूशन, और यहीं से शुरू होती दोस्ती और दुश्मनी की असली कहानी। अब तक हमने समझ लिया कि ईरान और इजराइल के रिश्ते कैसे बने, लेकिन असली मोड़ आता है 1979 में, जब एक ऐसी घटना होती है जो ना सिर्फ ईरान को बदल देती है बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को हिला देती है। यही थी 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन। लेकिन इस रेवोल्यूशन को समझने के लिए हमें समझना होगा कि इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं था, बल्कि कई सालों से जमा होता हुआ गुस्सा था जो आखिरकार फट पड़ा। सबसे पहले हम बात करते हैं शाह की। मोहम्मद रिजा शाह वह ईरान का शासक था और पूरी तरह प्रो वेस्टर्न था, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स के करीब। उसने ईरान को मॉडर्न बनाने के लिए कई रिफॉर्म्स किए, जिन्हें व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। इसमें लैंड रिफॉर्म्स, एजुकेशन, महिलाओं को अधिकार देना जैसे कदम शामिल थे। पहली नज़र में ये रिफॉर्म्स अच्छे लगते हैं, लेकिन हर बदलाव के साथ एक कीमत भी आती है। इन रिफॉर्म्स से कई लोग नाराज हो गए, खासकर रिलीजियस लीडर्स, जिन्हें लगा कि वह वेस्टर्न कल्चर को थोपने की कोशिश है और इससे इस्लामिक वैल्यूज कमजोर हो रही हैं। लेकिन असली गुस्सा सिर्फ रिफॉर्म से नहीं था, बल्कि उस तरीके से था जिससे शाह का शासन चल रहा था। उसकी सरकार धीरे धीरे तानाशाह बनती जा रही थी। सावक नाम की सीक्रेट पुलिस हर विरोध को दबाती थी, लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, टॉर्चर तक किया जाता था। आम जनता के पास अपनी बात रखने का कोई खुला मंच नहीं था। और फिर आता है सबसे बड़ा फैक्टर, अमेरिका का इन्फ्लुएंस। ईरान के बहुत से लोगों को लगने लगा था कि उनका देश खुद के फैसले नहीं ले रहा, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स के इशारों पर चल रहा है। 1953 का कूप, जिसमें शाह को वापस सत्ता में लाया गया था, लोगों के दिमाग में अभी भी ताजा था। इससे यह भावना और मजबूत हो गई कि शाह एक पपेट रूलर है। अब यह गुस्सा धीरे धीरे पूरे समाज में फैलने लगा। स्टूडेंट्स, वर्कर्स, रिलीजियस ग्रुप्स सब एक साथ आने लगे, और यहीं से एंट्री होती है एक ऐसे नेता की जिसने पूरे आंदोलन को दिशा दी, रुहुल्लाह खमेनेई। खमेनेई एक धार्मिक नेता थे जो शाह के खिलाफ खुलकर बोलते थे। उन्हें देश से निकाल दिया गया था, लेकिन उनके स्पीचेस और मैसेजेस कैसेट्स, टेप्स के जरिए ईरान में फैलते रहे। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि शाह का शासन सिर्फ अन्यायपूर्ण नहीं है, बल्कि ये इस्लाम और ईरान की पहचान के खिलाफ है। 1978 से 79 के बीच प्रोटेस्ट तेज हो गए, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, स्ट्राइक्स होने लगी, इकोनॉमी रुकने लगी, सरकार पर दबाव बढ़ता गया, और फिर जनवरी 1979 में शाह देश छोड़कर चला गया। यह मूवमेंट सिंबॉलिक था, लेकिन एक युग खत्म हो चुका था। फरवरी 1979 में खमेनेई ईरान लौटे और लाखों लोगों ने उनका स्वागत किया। कुछ ही समय में मोनार्की खत्म हो गई और ईरान ऑफिशियली एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। लेकिन असली बदलाव अब शुरू हुआ। नई सरकार की आइडियोलॉजी पूरी तरह अलग थी। उसने कहा कि ईरान अब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से मुक्त रहेगा। इजराइल को एक ऐसी स्टेट माना गया जिसे वह स्वीकार नहीं करता। ईरान ने इजराइल के साथ सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए, उसकी एम्बेसी बंद कर दी और पैलेस्टाइन का खुलकर समर्थन करना शुरू कर दिया। 1979 की रिवॉल्यूशन के बाद कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहीं से ईरान और इजराइल के बीच असली टकराव शुरू होता है। रिवॉल्यूशन के तुरंत बाद ईरान ने अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी बदल दी। उसने यूनाइटेड स्टेट्स से दूरी बना ली और इजराइल के साथ सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए। इजराइल की एम्बेसी बंद कर दी गई और उसकी जगह पैलेस्टाइन को सपोर्ट दिया गया। इसके बाद 1980 में एक बड़ा युद्ध शुरू हुआ, ईरान इराक वॉर। इराक ने ईरान पर हमला किया और इस युद्ध में अरब देशों ने इराक का साथ दिया। ये युद्ध 8 साल चला और इससे ईरान और ज्यादा कठोर और डिफेंसिव बन गया। उसने समझ लिया कि उसे अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना होगा। यहीं से ईरान ने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई, डायरेक्ट वॉर के बजाय इनडायरेक्ट पावर। उसने लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया जो इजराइल के खिलाफ लड़ते थे। बाद में पैलेस्टाइन में हमास को भी सपोर्ट मिला। इस तरह ईरान बिना सीधे युद्ध किए इजराइल पर प्रेशर बनाने लगा। दूसरी तरफ इजराइल ने भी ईरान को एक बड़ा खतरा मानना शुरू कर दिया,
खासकर जब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सामने आया तो इजराइल को डर हुआ कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो उसकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद इजराइल ने ईरान के खिलाफ कवर्ट ऑपरेशन शुरू किए, जैसे साइबर अटैक्स, इंटेलिजेंस मिशन और कई बार न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट करना। समय के साथ ये प्रॉक्सी वॉर और गहराता गया। सीरिया, लेबनान और गाजा जैसे क्षेत्रों में ईरान और इजराइल के बीच इनडायरेक्ट टकराव बढ़ता गया। ईरान ने अपनी पकड़ इन इलाकों में मजबूत की और इजराइल ने बार बार एयर स्ट्राइक्स करके उसे रोकने की कोशिश की। फिर हाल के सालों में यह कॉन्फ्लिक्ट और खुलकर सामने आने लगा। पहली बार ईरान और इजराइल के बीच सीधे मिसाइल और ड्रोन अटैक्स देखने को मिले। यह अब सिर्फ छिपी हुई लड़ाई नहीं रही, बल्कि एक खुला टकराव बनती जा रही है। आज की स्थिति यह है कि ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स तीनों एक जटिल संघर्ष में हैं। हर नए दिन अटैक्स, टेंशंस और थ्रेट्स सामने आ रहे हैं और दुनिया को यह डर बना हुआ है कि कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल वॉर में न बदल जाए। एक लाइन में समझे तो 1979 के बाद ईरान ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, इनडायरेक्ट वॉर शुरू की और धीरे धीरे वही टकराव आज एक खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। इस बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइए और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।